नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो है डायल्यूशन का प्रयोग, यानी कि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है उसमें हम डायल्यूशन को कैसे यूज़ करते हैं, आइए जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियम के अनुसार देखें तो नियम के अनुसार जो नेगेटिव मात्रा है यानी कि जो नेगेटिव डोज है वो पॉजिटिव रोग को समाप्त करती है। और पॉजिटिव मात्रा केवल सूखी गोलियां और प्रथम से लेकर जो तीसरे डायलूशन तक ही जो है वो मानी जाती हैं, और चौथे डायलूशन से लेकर हजारवें लाखवें डायलूशन तक हैं नेगेटिव डोज कहलाती हैं। लेकिन कुछ चिकित्सक पाँचवें डायलूशन तक जो पॉजिटिव मात्रा है वो मानते हैं। अब जानते हैं डायलूशन बनाने की विधि के बारे में। तो जो मूल तत्व यानी कि स्पैग्रिक एसेंस जो है तथा तीसरे डायलूशन तक जो है वो पॉजिटिव डोज होती है। और डायलूशन बनाने के लिए सर्वप्रथम पदार्थ को एक भाग को ना 1:9 के अनुसार यानी कि 1:9 के अनुपात में 3 बार डाइल्यूट करने पर जो सत्व है यानी कि स्पैग्रिक एसेंस जो है वो कहलाता है। और इसी सत्व का एक भाग लेकर उसमें फिर 47 भाग डिजिटल वाटर जो है वो मिलाकर 48 झटके यानी कि 48 जो स्ट्रोक्स है वो देने पर प्रथम डायलूशन जो वो है बनकर तैयार हो जाता है। फिर प्रथम डायलूशन का एक भाग लेकर उसमें फिर 47 भाग औसत जल मिलाकर उसको 48 झटके देने के बाद जो द्वितीय डायलूशन है वो तैयार होता है। अब उदाहरण के तौर पे 200वां शक्ति को तैयार करने के लिए 199 नंबर के डायलूशन का एक भाग 47 भाग डिस्टिल वाटर लेकर उसमें 48 झटके लगा देने के बाद 200वां जो डायलूशन है उसका निर्माण होगा। यदि जिस डायलूशन को शुष्क गोलियों में जो शोषित करना है तो अंतिम बार डिस्टिल वाटर के स्थान पर रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलाकर उस डायलूशन को तैयार कर लेना चाहिए। फिर एक भाग तरल औषधि और 3 भाग शुगर ऑफ मिल्क यानी कि जो चीनी की गोलियां हैं उन्हें लेकर उन्हें जार में शुष्क कर लें, और जो तरल शोषित हो जाने पर ही जो गोलियां हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। आगे जानते हैं इसके प्रयोग के बारे में। तो जिस डायलूशन को प्रयोग करना है उसे रेक्टिफाइड स्पिरिट में ही बनाना चाहिए, अन्यथा पानी में बनी जो औषधियाँ डायलूशन की जो आधी शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। साथ ही ये रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाना है तो 95% प्योर अल्कोहल के जो 946 भाग को लेकर 1000 भाग डिस्टिल वाटर के साथ मिलाकर तैयार कर लेते हैं। इसी प्रकार इको चिकित्सा पद्धति में रोगी को प्रथम से 5वें डायलूशन तीव्र रोगों में घंटा 2 घंटा पर पिलाने चाहिए, लेकिन 100, 200, 500 और हजारवें डायलूशन को जो जीर्ण रोगों में सप्ताह या 15 में दिन में केवल एक बार पिलाना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं औषधि की मात्रा के बारे में। तो चिकित्सा आरंभ करने से पूर्व जो रोगी है उसको रोगी की जो डॉक्टर को है कुछ बातों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सा का सार होती है। तो सबसे पहले रोगी को सावधानी पूर्वक उसका निरीक्षण करके यानी कि उसकी जांच करके उसकी जो प्रकृति वो है वो उसका ज्ञात करें और उसके अनुसार ही आप औषधि का चुनाव करें। और इसके बाद चिकित्सक जो है वो उसे जान लेना चाहिए कि रोगी का जो रोग है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इसीलिए नेगेटिव रोग में औषधि का जो पॉजिटिव मात्रा है और पॉजिटिव रोग में जो नेगेटिव मात्रा है उसकी औषधि ही चुननी चाहिए, क्योंकि तभी न्यूट्रल की अवस्था में होकर शरीर जो है वो स्वस्थ हो सकता है। अब समानता को ध्यान में रखना, यदि जो नेगेटिव है जैसे कि यदि नेगेटिव रोग है उसमें पॉजिटिव औषधि की मात्रा रोग की स्थिति में बिल्कुल ही समान होनी चाहिए, तथा पॉजिटिव रोग में जो रोग की अवस्था है उसके बिल्कुल ही बराबर मात्रा में औषधि की जो नेगेटिव मात्रा है वो देनी चाहिए। यानी कि जो पॉजिटिव औषधि है उसकी मात्रा रोग की स्थिति के बिल्कुल समान होनी चाहिए। और
अगर पॉजिटिव रोग है तो उस रोग की जो अवस्था है और जो औषधि उसे नेगेटिव दी जा रही है उसके बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तभी एक अच्छा और संतोषजनक जो लाभ है उसकी हम आशा कर सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ और भी बातें हैं जिनका एक चिकित्सक को कार्य करते हुए ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले पकने वाले पद्रह, रक्त संचय, बजत, उष्णता, सभी प्रकार के जो जीर्ण रोग हैं उनको पॉजिटिव माना जाता है, जैसे कि नज़ला, ग्रंथियों की सूजन, रक्त प्रवाह, पागलपन, जुकाम इत्यादि। इन रोगों में 30, 200, 500 वे इत्यादि ऊंचे शक्ति के जो डायल्यूशन हैं उनको आवश्यकता अनुसार ही पिलाना चाहिए, परंतु अवयवों की कार्य क्षमता जो है उसका घटना, पाचक अवयव का मंद होना, शरीर का दुर्बल और निर्बल हो जाना, सूख जाना, वात शक्ति का घटना, और इसके अलावा जो ये सारे रोग हैं वो नेगेटिव समझकर रोगियों को प्रथम, द्वितीय जो या फिर तीव्र डायल्यूशन है वो पिलाना चाहिए। तो जितने भी देश धरती के ध्रुव के निकट हैं और ठंडे उत्तरी जो देशों की जलवायु है, ऊंचे पहाड़, बचपन बाद प्रकृति और चिड़चिड़ेपन को पॉजिटिव लक्षण जो है वो समझना चाहिए। यदि नेगेटिव रोग में पॉजिटिव मात्रा, परंतु पॉजिटिव रोग में नेगेटिव मात्रा देने से रोग में लाभ होने लगे और फिर लाभ होना रुक जाए तो नेगेटिव डोज को और अधिक नेगेटिव डोज कर देना चाहिए, तथा पॉजिटिव डोज हो तो उसे और भी ज़्यादा पॉजिटिव मात्रा उसकी कर देनी चाहिए। लाभ होना आरंभ हो जाएगा और फिर प्रत्येक रोग की चिकित्सा जो है वो S1 से शुरू करके VER1 से ही समाप्त करनी चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं इसकी डोजोलॉजी के बारे में। तो जो प्रत्येक चिकित्सक है उसको इस बात का जो ध्यान है वो रखने की आवश्यकता होती है कि किसी व्यक्ति को कब कितनी औषधि की मात्रा जो है वो देनी चाहिए, रोगी को कौन सा डायलूशन और कब दिया जाना चाहिए, रोगी स्त्री है या पुरुष है, युवक है या किशोर है, शिशु है या फिर नवजात शिशु है, वृद्ध है, मोटापा है या दुबलापन है, उसकी प्रकृति कैसी है, ठंडे देश का वासी है या फिर गर्म देश का वासी है। इन सभी बातों के बाद ही औषधि का जो चुनाव है उसे करना चाहिए। जिन रोगियों की जो सेंसिटिविटीनेस है वो हो रही हो, चाहे तेज ज्वर हो या प्रकृति दुर्बलता हो या हृदय रोग, तब उन्हें बहुत हल्के डायलूशन का जो प्रयोग है करते हैं, जैसे कि 5वां या 6वां या फिर इसके अलावा जो है 6वां। और यदि रोगी बलवान है, ज्ञातत्व शक्तियाँ स्थिर हो, पेट विकार, रक्त संचालन की कमी हो, तब उसको दूसरा, तीसरा या पहला डायलूशन प्रयोग जो है वो करना चाहिए। इसके अलावा रोगों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें के प्रथम जो नवीन या फिर एक्यूट डिजीज और द्वितीय जीर्ण रोग या फिर क्रॉनिक डिजीज। तीव्र नवीन रोगों में जो है प्रथम से तृतीय डायलूशन जो है उसका प्रयोग करते हैं और प्रति घंटा या हर 15 मिनट के अंतराल पर, परंतु जीर्ण रोगों में 5वें डायलूशन से लेकर रोगी की जो अवस्था है उसके अनुसार 100, 200, 500, 1000, 10,000 आदि शक्तियों में जो डायलूशन है उसका प्रयोग किया जा सकता है। 30वें दिन में 5 बार, 100वां सप्ताह में 2 बार, 200 सप्ताह में 1 बार तथा 1000 में 1 मास जो है वो दें। यदि रोगी को लाभ होकर रुक गया हो तब उसको, यदि औषधि की धनात्मक मात्रा दी थी तब और अधिक धनात्मक मात्रा दें, और यदि ऋणात्मक मात्रा से लाभ होना रुक जाए तो उसको और अधिक ऋणात्मक मात्रा जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। चिकित्सा आरंभ करने पर S1 का सेवन जो है उसे कराकर और फिर अन्य औषधियाँ जो है वो दे और स्वस्थ होने पर VER1 को देकर चिकित्सा जो है वो समाप्त करें। प्रत्येक एग्रीवेशन की जो एंटीडोट है उसकी विपरीत मात्रा में होती है। तो अब जानते हैं प्रकृति के बारे में या फिर टेम्परामेंट के बारे में। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार अगर रोगी को औषधि उसकी प्रकृति का अध्ययन करने के बाद ही जो है वो दी जाती है और जो प्रकृति को ज्ञात करने के बाद ही रोगी को जो है वो देखा जाता है।
रोग को जो है वो देखा जाता है कि वे पॉजिटिव रोग है या फिर नेगेटिव रोग है, और फिर उसी के अनुसार पॉजिटिव या नेगेटिव मात्रा की जो औषधि है उसकी लक्षणों के अनुसार और औषधि के प्रकृति के लक्षणों के अनुसार और औषधि के साथ में उसके अनुसार जो है वो दी जाती है और रोगी को पूर्णतः स्वस्थ जो है वो बनाया जाता है। अब डॉक्टर मैटी ने सभी चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन करने के बाद ही इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में भी 5 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं उसका वर्णन किया है, जो कि मैं आपको आगे बताने के लिए जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रक्त प्रकृति के बारे में। तो रक्त प्रकृति के जो व्यक्ति हैं उनमें क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले रक्त प्रकृति के जो रोगी हैं उनके लक्षण: शरीर में तेज रक्त का संचालन होता है, नाड़ी भारी हुई चलती है, जुकाम बहुत कम होता है, खूनी बवासीर, नक्सीर जैसे रक्तीय जो रोग हैं वो होते हैं, पाचन शक्ति तेज होती है, शरीर का रंग लाल, हृदय की धड़कन अधिक होती है तथा नींद जो है वो कम आती है, और इन प्रकृति वाले व्यक्तियों को सभी रक्तीय रोग जो हैं वो होते हैं। तो रक्त प्रकृति वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें अगर औषधि की बात करें तो रक्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को एंजियाटिको ग्रुप की जो औषधियाँ हैं वो गुणकारी जो हैं वो होती हैं। और नंबर 2 पर हम बात करते हैं नर्वस टेम्परामेंट की, यानी कि वात प्रकृति वाले रोगों की। तो इस प्रकृति वाले जो मनुष्य हैं वो नाजुक, कमज़ोर, सफ़ेद और गोरे होते हैं और जल्दी ही उत्तेजित हो जाते हैं, अध्ययन अधिक करते हैं, नाड़ी तेज तथा बारीक चलती है, दिल घबराता है इनका, हमेशा उच्च विचार में मगन रहते हैं, नसों की कमज़ोरी, मस्तिष्क स्नायु शोथ, सिरदर्द, पागल आदि रोग ऐसे हुआ करते हैं। और अगर औषधि की बात करें तो वात प्रकृति वाले रोगियों को F2 का स्नान तथा S1 व F1 के ऊंचे डायलूशन अधिक गुणकारी जो हैं वो होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर रस प्रकृति के बारे में। तो ये रस प्रकृति वाले जो व्यक्ति हैं उनकी पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, भूख कम लगती है, शरीर पीला होता है, रक्त की कमी होती है, नींद अधिक और सिर बड़ा तथा बच्चों का आगे की ओर जो है वो झुका हुआ होता है। और इस प्रकृति वाले रोगियों को रक्तालापता, मांसपेशियों का दर्द, ज़ुकाम होता है और सफ़ेद पत्थर, वादी, बवासीर जैसे जो रोग हैं वो हुआ करते हैं। और अगर हम बात करें रस प्रकृति के व्यक्तियों के औषधि के बारे में तो कफ या रस प्रकृति वालों के लिए सेक्रोफ्लोसो ग्रुप की जो औषधियाँ हैं वो गुणकारी होती हैं। अब बात करते हैं आगे पित्त प्रकृति के बारे में, यानी कि बिलियस टेम्परामेंट के बारे में। तो इस प्रकृति वाले व्यक्तियों में जो नाड़ी है वो तेज़ और एक रफ्तार से चलती है, त्वचा का रंग पीला और बाल भूरे होते हैं और क्रोध इन्हें बहुत ही जल्दी आता है, व्यक्ति विचारों में हठी होता है और हड्डियां जो होती हैं उसकी मजबूत होती हैं। और औषधि के बारे में जानते हैं, पित्त प्रकृति वाले जो हैं उनके लिए S5 का जो है वो प्रयोग अधिक गुणकारी है। और आगे बात करते हैं 5वें नंबर पर जो है वो है मिश्रित प्रकृति, यानी कि मिक्स्ड टेम्परामेंट। तो इस प्रकृति में जो वो व्यक्ति आते हैं जिनके लक्षण जो मैंने आपको पहले बताई प्रकृतियाँ कोई 2 से मिलते जुलते हों। तो इनमें औषधियों की बात की जाए तो इस प्रकृति वालों के लिए या 2 औषधियाँ गुणों के अनुसार अथवा C ग्रुप की औषधियाँ जो हैं वो गुणकारी होती हैं। अब बात करते हैं औषधियों का उचित चुनाव कैसे किया जाए और सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज़। तो प्रत्येक चिकित्सा विज्ञान में औषधियों का उचित चुनाव करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। रोग का सही निदान करने के लिए जो उचित औषधि है उसे अवस्थानुसार ही चुनाव करना आवश्यक जो है वो होता है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान की जो औषधियाँ हैं उनके द्वारा रोग का निदान करने के लिए रोगी का निरीक्षण करना, सर्वप्रथम उसकी प्रकृति को ज्ञात करना चाहिए।
तो यानी कि अगर हमें उसका निरीक्षण करना है रोगी का, तो सबसे पहले हमें उसकी प्रकृति का ज्ञान करना होगा और फिर उसकी बीमारी को ध्यान से देखें कि वह नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उदाहरण के तौर पे हम नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे रोग होते हैं ये बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि सबसे पहले हम देखें ज्वर या फिर आँखों से पानी बहना, दस्त लगना, ये जो सारे रोग हैं जिसमें कि शरीर जो है वो अंग असामान्य अवस्था से अधिक कार्य करने लगता है, तो इन्हें हम पॉजिटिव रोग कहते हैं, यानी कि धनात्मक रोग कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें नपुंसकता, लो ब्लड प्रेशर यानी कि इम्पोर्टेंस या फिर लो ब्लड प्रेशर, कब्ज़ या बहरापन, अनीमिया आदि जो हैं वो सारे इसमें जो शरीर है वो सामान्य अवस्था से कम कार्य करने लगता है, तो ये नेगेटिव रोग कहलाते हैं, यानी कि ऋणात्मक रोग कहलाते हैं। रोगों के साथ साथ इलेक्ट्रोहोमोपैथिक जो है औषधियाँ, उनको भी 3 भागों में विभाजित जो है वो किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पॉजिटिव रेमेडीज़ के बारे में, यानी कि धनात्मक औषधियों के बारे में। तो धनात्मक औषधियों में सबसे पहले है S11, S12, SL, रेड इलेक्ट्रोसिटी और ब्लू इलेक्ट्रोसिटी। आगे है एंजियोटिकोस यानी कि A1, A2, A3। आगे है पेट्रोल ग्रुप, तो उसमें है P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9। आगे है उदासीन औषधियाँ यानी कि न्यूट्रल रेमेडीज़, तो इसमें है F1, L1, S10 एंड वाइट इलेक्ट्रोसिटी। थर्ड नंबर पर है नेगेटिव रेमेडीज़ यानी कि ऋणात्मक औषधियाँ, तो उसमें है C13, C15, VEN1, VER1, येलो इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। तो औषधियाँ का जो चयन है वो करते समय सावधानियाँ आपने क्या क्या बरतनी है इसके बारे में जानते हैं। औषधियों की जो मात्रा है वो रोग की मात्रा से बिल्कुल समान होनी चाहिए, यानी कि लॉ ऑफ सिमिलैरिटी होनी चाहिए। और पॉजिटिव रोग में नेगेटिव डोज और नेगेटिव रोग में पॉजिटिव डोज ही देनी चाहिए। रस प्रकृति वाले जो रोगियों को सक्रोफ्लोसो ग्रुप की जो औषधियाँ हैं वो अधिक गुणकारी होने के कारण शीघ्र लाभ करती हैं, और जो मिश्रित प्रकृति के रोगियों को उनके रोगों की अवस्था और लक्षणों आदि के आधार पर जो औषधि है उसका चुनाव करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ही इस विषय में हमने जाना कि जो डाइल्यूशन है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, औषधि की कितनी मात्रा देनी चाहिए, डोजोलॉजी के बारे में, प्रकृति के बारे में, और औषधियों का जो उचित चुनाव है वो कैसे किया जाना चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा ये जो विषय है ये समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।